एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन में। तो हम लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री में क्लास 12 के जो चैप्टर्स के वन शॉट कर लिए हैं, उनके साथ साथ उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली है। अभी जो हमारा लेटेस्ट वन शॉट गया था जो YouTube चैनल पर है वो है DNF ब्लॉक। तो आज हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, हम लोग डिस्कस करेंगे DNF ब्लॉक के क्वेश्चंस। देखिए इस चैप्टर में मैं आपको एक बात बताता हूं, इस चैप्टर में क्या है, आपको थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, आपको पता है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल तो है नहीं, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हमें थ्योरी के पोर्शन से डिस्कस करना होगा। मतलब अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि यहां पर आपका क्या टेस्ट होता है, राइटिंग स्किल्स। ठीक है, तो उस राइटिंग स्किल्स के लिए भी मैं क्या करके लाया हूं, आपके क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स लिख करके लाया हूं। ठीक है, इसका मतलब है मैं आपको जो रीजंस होगा वो एक्सप्लेन करूंगा और उसका एक प्रॉपर आंसर भी यहां पर लिखे हुए होंगे। ठीक है, आपको मार्क्स के हिसाब से अपना आंसर एज इट इज लिखना होगा, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम में अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा DNF ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सिल्वर एटम जो है हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, आप देखेंगे 4d10 होता है उसके ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं, जब आपका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या रहेगा, पार्शियली फिल्ड रहेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम लोग, इसका ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई डी सबशेल है, डी ऑर्बिटल है, अगर वो पार्शियली फिल्ड रहता है, अगर वो पार्शियली फिल्ड रहता है तब मैं कहता हूं कि कोई भी मेरा जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई पार्शियली फिल्ड, ये नेसेसरी कंडीशन है, आपको पता है ये बात। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम सिल्वर की बात कर रहे हैं। सिल्वर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो 4d10 आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्या दिखाई देगा, 4d10। इसका मतलब है अगर आप सिल्वर देखेंगे, इसका मतलब है आप देखिए सिल्वर को, यहां पर इसका क्या रहता है, 4d10 रहता है। अब आपको दिख रहा होगा कि इसका जो डी ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है। अगर डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है तो कैसे ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहां पर एक प्लस पॉइंट और आता है, न्यूट्रल स्टेट में पार्शियली फिल्ड, कौन से स्टेट में ये होना चाहिए, न्यूट्रल स्टेट में है ये, या फिर आयंस, न्यूट्रल या आयंस किसी भी फॉर्म में अगर आपका जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है तो हम ये कहेंगे कि जो गिवन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, सिल्वर के हम लोग दो ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करते हैं, एक Ag+ और दूसरा Ag+2। ठीक है, जब आप Ag+ में करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है आपका, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर क्या रहता है हमारा, क्योंकि ये 5s1 भी होता है तो यहां से s से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये D10 ही बना रहता है। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन Ag+2 है, उसमें क्या हो जाएगा आपका D9 बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर Ag+2 यानी कि सिल्वर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, सिल्वर के पास यहां पर D9 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अगर D9 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो आप क्या कहेंगे कि ये कैसा एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अब थ्योरेटिकल बात करते हैं कैसे लिखना है इसके आंसर को। देखिए आपको पता है सिल्वर एक कंप्लीटली फिल्ड 4d ऑर्बिटल है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s1। ठीक है, कब, ग्राउंड स्टेट में। अगर सिल्वर को, आपको पता है सिल्वर दो ऑक्सीडेशन स्टेट मेजरली शो करता है, +1 और +2। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है s ऑर्बिटल से, ठीक है, मतलब 5s से। लेकिन जब आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो s से निकलने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 4d से निकलता है और कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 4d9। इसीलिए क्योंकि आपको बताया है मैंने कि अगर आयन या फिर न्यूट्रल स्टेट में डी ऑर्बिटल आपका पार्शियली फिल्ड रहेगा तो गिवन जो हमारा एलिमेंट होगा वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे और अगर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको पूरे के पूरे मार्क्स यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीरीज
आपको स्कैंडियम 21 जिसका एटॉमिक नंबर होता है उससे लेकर के जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है जिंक की वो क्या है, लोएस्ट है। ठीक है, अब देखिए आप जिंक का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ठीक है, कैसे करेंगे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ठीक है, बन गया। देखो 3d10 है ना। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि क्या इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो मैं यहां लिखूंगा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे या फिर ये कहूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग करेगा वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कर पाएगा। यही यहां पर लिखा हुआ है, द एक्सटेंट ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग ऑफ एन एलिमेंट अंडरगोज, कौन डिसाइड करता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसकी डिसाइड करती है। जितनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, जितना ज्यादा एक्सटेंसिव होगा, उतना ज्यादा उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। और ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक को छोड़ करके देयर आर सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए। यही मैंने आपसे बोला कि अगर आप देखेंगे जिन जिन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए। और मेटेलिक बॉन्डिंग और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का सीधा सा रिलेशन है। ठीक है, तो क्या होगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द जिंक, इंटर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जो होगी वो वीकेस्ट रहेगी जिंक में, और यही वजह होगी कि उसका जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो क्या रहेगा, लीस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जितना ज्यादा आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना बढ़िया वहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग होने वाला है, और उतना ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, आई होप सभी को पता होगा। देखिए मान लीजिए यहां पर आपके पास कोई A2 मॉलिक्यूल था। ठीक है, आपके पास कोई A2 मॉलिक्यूल है, आपने इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी और इसके एटम्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ये 2A बन गया। सही है, यहां पर जो आपने एनर्जी प्रोवाइड करी है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलने वाले हैं। ठीक है, याद रखना, अगर आप किसी मॉलिक्यूल्स को उसके एटम्स में ब्रेक करने जा रहे हैं तब जो आप एंथैल्पी या एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चंस को एज इट इज अगर आप लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको बहुत अच्छा मार्क्स आप स्कोर करेंगे बोर्ड एग्जाम में, या फिर आप अपने स्कूल के एग्जाम में लिख करके इस चीज को देख सकते हैं कि अगर आपने ऐसा आंसर लिखा हुआ है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जाएंगे, ये आपकी 3D सीरीज है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, मैंगनीज उठाते हैं Mn+2 Mn। ठीक है, मैंगनीज जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d5। अगर किसी के मन में ये आ रहा हो कि हम लोग इसको नोबल गैस के फॉर्म में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, नियरेस्ट जो होगा आपका आर्गन गैस हो जाएगी, उसका 18 होता है एटॉमिक नंबर, उसके आगे आपको एज इट इज लिख देना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जब आप मैंगनीज के d ऑर्बिटल की बात करते हैं, जब आप मैंगनीज के d ऑर्बिटल की बात करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि Mn जो है वो +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका सिंपल सा रीजन हो गया है कि ये आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा सबसे ज्यादा, और जो इसकी लार्जेस्ट या जो मैक्सिमम होगी वो कितनी होगी, +7। अगर आप कोई कंपाउंड आपको याद हो तो एग्जांपल में बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा एग्जांपल है जिसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे,
Mn exhibit the largest number of oxidation state because it has the electronic configuration। उसके बाद इसकी आपको बता देनी है कि क्योंकि इसके पास मैक्सिमम 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जिसमें जो लार्जेस्ट होगी वो क्या रहेगी, +7 रहने वाली है। ठीक है, लार्जेस्ट क्या रहेगी, +7 रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई Cu+ आयन इज नॉट स्टेबल इन द एक्वा सॉल्यूशन। देखो ये जो रिएक्शन है यहां पर आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है, यहां पर ये डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका, डिस्प्रपोर्शनिएशन। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। ठीक, एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, जो आपकी कॉपर +2 है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1। ठीक है, कब, एक्वा स्टेट में। ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से, देखो अगर तुम कॉपर +1 से कॉपर 2 में जा रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होगे। तुम्हें पता है किसी भी या तो न्यूट्रल या फिर आइसोलेटेड न्यूट्रल या फिर किसी आयन से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की हम कोशिश करते हैं तो हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। वही बात यहां पर है। ठीक है, कि हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉपर +1 से +2 जाने के लिए। ठीक है, मतलब मुझे अगर +1 से +2 जाना है तो हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और होता क्या है, जो कॉपर +2 है उसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, जो क्या कर देती है, कंपनसेट कर देती है इस चीज को। ठीक है, यही वजह होती है कि कॉपर +1 जो है वो एक्वा स्टेट में ज्यादा स्टेबल हो जाता है इन कंपैरिजन टू कॉपर +, ठीक है, कॉपर +2 आपका ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर +1। ठीक है, यहां पर क्या होगा, और इसका एग्जांपल क्या है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जहां पर कॉपर आपका 1 जो है वो +2 और कॉपर 0 में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट, why are Mn+2 compounds more stable than Fe+2 towards oxidation to their +3 state। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, अगर आप देखेंगे Mn+2, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और Fe+2 की देखिए। ठीक है, Mn+2 लिखते हैं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d5। 4s0 क्यों लिखा, क्योंकि +2 लिख रहे हैं, न्यूट्रल लिखते तो 4s2 लिखते वहां पर, है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि जब आप Mn+2 की बात कर रहे हो तो ये हाफ फिल्ड है हाफ फिल्ड। आयरन की देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6। ठीक है, देखिए आयरन के केस में क्या हुआ है, आयरन के केस में आपको दिख रहा होगा D6 है, मैंगनीज के केस में आपको दिख रहा है D5 है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड are more stable than partially filled। ठीक है, तो आपको ये बात पता है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन टू पार्शियली फिल्ड। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा Mn+2 में क्या बन रहा है, कॉन्फ़िगरेशन D5 बन रहा है, आयरन में क्या बन रहा है, D6 बन रहा है। आयरन किस केस में D5 बन सकता है, जब मैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को Fe+3 कर दूं। अगर मैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में लेकर के जाता हूं तब तो ऐसा हो जाएगा कि आयरन भी D5 का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। लेकिन क्योंकि यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, Mn+2, ठीक है, Mn+2 वाला पूछा गया है, सही है, इसलिए हम लोग उसकी बात यहां पर नहीं करेंगे। सही है, देखो रीजन क्या है, Mn+2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल, Fe+2 आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल एज दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तब जाकर के वो D5 कॉन्फ़िगरेशन की तरफ पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये बात बहुत सिंपल सी बात है। D5 फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो होते हैं वो आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू पार्शियली फिल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो कॉपर वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्वा सोल्यूशन में क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि भैया वहां पर जो हम लोग पढ़ते हैं ना हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला पढ़ा था कॉपर +2 में, कि इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी उस चीज को कंपनसेट कर देती है, वहां पर ऐसा नहीं हो पाता है। एक्टिनोइड एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनोइड्स। देखो अगर हम लोग एक्टिनोइड्स की बात करते हैं तो एक्टिनोइड लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग लैंथेनोइड। ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, ठीक है, लेकिन एक्टिनोइड्स में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्शन पढ़ के आए हुए हैं, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, तो यहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लैंथेनोइड, और उसका रीजन क्या होता है, पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल, ठीक है, पुअर शील्डिंग। आपको शील्डिंग का ऑर्डर वैसे भी पता होना चाहिए, क्या होता है, अगर आप शील्डिंग की बात करते हैं तो S P D और ये F, ठीक है, ये किस चीज का ऑर्डर है, आपका शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ये आपका शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर आपका इस तरीके से रहता है, SPDF, S सबसे ज्यादा, फिर P, फिर D और लास्ट में F। तो यहां क्या होता है, एक्टिनोइड में जो 5f ऑर्बिटल होता है उनकी जो शील्डिंग है वो पुअर है इन कंपैरिजन टू 4f, ठीक है। तो क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल्स देन दैट ऑफ 4f। तो होता क्या है, देयर इज लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स एज कंपेयर्ड टू बिटवीन 4f एंड 5d। यानी कि एक्टिनोइड्स में क्या होता है, जो आपका एक्टिनोइड्स में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस जो रहता है वो बहुत ज्यादा कम रहता है बिटवीन 5f एंड 6d। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट में जो 5f ऑर्बिटल है वो कमजोर पड़ जाता है इन कंपैरिजन टू 4f, और जब आपकी शील्डिंग कमजोर हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। यही वजह होती है कि जो एक्टिनोइड्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन कंपैरिजन टू लैंथेनोइड्स, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिनोइड में 5f एंड 6d यूज करे जाते हैं और लैंथेनोइड में 4f एंड 5d यूज करे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्रोमियम +2 और Fe+2 एंड Y, ठीक है। तो देखिए एक तो यहां पर ये है कि अगर आप E0 वैल्यू अगर आपको याद है, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं याद रहेगी, तो E0 क्रोमियम +3 से +2 जाने पर और Fe+3 से +3 जाने पर उसकी वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.41 और 0.77 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्रोमियम +2 जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकता है +3 में, बट Fe+3 डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज टू Fe+3 इजिली। यही वजह है कि क्रोमियम +2 इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+3। कोई और रीजन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या है वो रीजन, एक तो ये है अगर आपको डेटा याद रहेगा तब, बहुत कम चांस होते हैं कि आपको डेटा याद रहेगा, तो हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। आपको दूसरा मेथड देखना है, तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है हमारा, दूसरा ये हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम जो है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, ठीक है ना, और मिनिमम क्या है, +2, सही है। आयरन कितना है, आयरन +2 और +3, यहां पर ये बात हो रही है, सही है। देखो एक बात समझो, अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जब क्रोमियम +6 से +2 जा रहा है या फिर +2 से +6 जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, यहां पे क्रोमियम +2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बताइए, क्रोमियम +6 क्यों, बताइए क्यों, बताओ। अगर आपको पता है कि क्रोमियम की दो स्टेट है +2 और +4, +2 इज मिनिमम, +6 मैक्सिमम, तो क्रोमियम +2 कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। कौन, क्रोमियम +2, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं क्रोमियम +2 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। क्रोमियम +2, क्रोमियम +2 कितने लूज कर सकता है, क्रोमियम +6 जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहीं अगर Fe2 की बात करोगे और Fe3 में जाना है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर, क्योंकि आपको रिड्यूसिंग एजेंट की पता है डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये अगर लूज कर रहा है, ये कम लूज कर रहा है, तो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, ये रहेगा क्रोमियम।
तो दो तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। पहला, आपको डेटा अगर याद रहेगा तो, जिसके चांसेस बहुत कम है। दूसरा, आप देख लीजिएगा कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज कर पा रहा है। उसके लिए भी आपको क्या याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जिस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहने वाली है। ठीक है, ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। देखो यहां कोबाल्ट की बात करी गई है। ठीक है, कोबाल्ट, आपको कोबाल्ट बताया नहीं था, M2 प्लस आयन लिखा हुआ है लेकिन Z दे रखा है 27। 27 किसका होता है एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का। ठीक है, तो हम लोग कोबाल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर निकालते हैं और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। ये कोबाल्ट है न्यूट्रल स्टेट में। क्योंकि वहां पर M+2 लिखा हुआ है, मतलब यहां क्या हो जाएगा, कोबाल्ट +2। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s0 और 3d7। सही है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। फिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, D7 बन चुका है ना। यहां पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, की चीज वो है। तो म्यू बराबर क्या होता है, √n n+2, जहां पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, म्यू बराबर √ में 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये √15। सही है। आप इसको इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं, आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो लगभग 3.9 के आसपास आनी चाहिए, 3.9 BM। व्हाट BM स्टैंड्स फॉर बोहर मैग्नेटॉन, जो किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक पार्ट हुआ। ठीक है, तो लगभग 3.9 3.87 के आसपास आएगा, ये हमने निकाल लिया है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि भैया आयरन +2 और Mn+2, इनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताइए। ठीक है, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि कितना होने वाला है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इस चीज का आंसर बताइए कि इसमें कितने इसकी वैल्यू होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो, आपके पास यहां पर आयंस दे रखे हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड, ये हम लोगों ने एज इट इज, अगर आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो इसको टेबल बना के लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आयंस दे रखे हैं, आयंस लिख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो टाइटेनियम +3 वेनेडियम +3 हमारे आयंस हैं, टाइटेनियम +3 वेनेडियम +3, और क्या क्या है, कॉपर +1 स्कैंडियम +3 स्कैंडियम +3, और कौन सा है, Mn+2 आयरन +3 Mn+2 आयरन +3 और कोबाल्ट +2। ये हमारे टोटल जो है तुम्हारे एलिमेंट हैं, और तुम्हें बताना है कि कौन सा कलर्ड होगा और कौन सा नहीं कलर्ड होगा। कैसे पता करोगे, सबसे पहले आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो, बताओ टाइटेनियम +3 की क्या होगी, टाइटेनियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यहां पर लिखी हुई है आर्गन और 3d1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d1। सही है। वेनेडियम +3 कितनी होगी, आपको डेफिनेटली एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 होता है। ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, वेनेडियम हो जाएगी आपकी आर्गन 3d2। ठीक है, तो आर्गन 3d2। ठीक, कॉपर +1, कॉपर +1 कितनी हो जाएगी, कॉपर +1 कितनी हो जाएगी बताइए, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d10 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर्गन 3d10। सही है, आर्गन 3d10 हो गया कॉपर हमारा, आर्गन 3d10। ठीक है, स्कैंडियम कितना हो जाएगा, स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम भी किसमें है, +3 में है, तो आर्गन 3d0, क्योंकि 21 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 4s2 3d1 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेने तो 2
एस से आ जाएंगे और एक डी से बाहर आ जाएगा। Mn निकाल लेते हैं, Mn कितना हो जाएगा, आर्गन 3d5 है ना, यही हो जाएगा। आयरन कितना हो जाएगा, आर्गन, अगर हम लोग आयरन की बात करेंगे तो आयरन कितना हो जाएगा हमारा, अगर आयरन की बात हम लोग करते हैं तो आयरन कितना रहने वाला है, आर्गन 3d5, वो भी हो जाएगा है ना, आर्गन 3d5, ठीक है। उसके अलावा कोबाल्ट +2, कोबाल्ट कितना हो जाएगा, आर्गन 3d7 हो जाएगा। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके गिवन आयंस का। अब आपको कलर कैसे देखना है ये देखिए, जिस भी केस में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है वहां पर कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगता था, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हमारे वन शॉट में, डी ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ठीक है, डी ट्रांजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। तो आपको क्या दिख रहा है, कितनी जगह पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, कितनी जगह पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, बताइए। अगर आप बताइए जहां जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपके डी ट्रांजिशन दिखाएंगे, तो ये लिख देता हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डी ट्रांजिशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डी ट्रांजिशन, सही है। यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो टाइटेनियम डी ट्रांजिशन है, कलर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, ये आपका कलर दिखाएगा, ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा, यानी कि कॉपर +1 और स्कैंडियम +3 नहीं दिखाएगा। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, स्कैंडियम +3 और कॉपर +1 जो है इनका 3d0 और d10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो कलरलेस रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, कलर्ड सोल्यूशन रहेंगे अपने एक्वस सोल्यूशन में। उनका कलर डेफिनेटली अलग अलग हो सकता है, क्या होगा ही। आप याद रखिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनका बहुत ही सुंदर कलर आता है, एकदम क्रिस्टल फॉर्म में चमकता हुआ कलर होता है, ठीक है। तो वही बात यहां पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट, नेम द मेंबर्स ऑफ लैंथेनाइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दोज विच एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको यहां पर क्या बताना है, आपको बताना है +4 और +3 की बात करी जा रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पर +4 और +3 बताना है तो आपको याद भी होने चाहिए कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट तो लिखे जा सकते हैं, बाकी आप नहीं लिख सकते। तो ट्राई टू कोरिलेट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट। देखो, अगर तुम एक बात समझो, यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, लैंथेनाइड जो है वो टेबल दी हुई है, टेबल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो +2 में कौन कौन है, Nd, एक आपका Nd हो गया, उसके बाद Pm हो गया, सॉरी Sm हो गया, EU हो गया, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा, TM हो जाएगा और YB हो जाएगा, TM और YB। ये आपके एलिमेंट्स हैं जो किसमें है, +2 में। +4 में कौन से होंगे, गिने चुने एलिमेंट्स होते हैं, आपको बस याद करना पड़ेगा, CE होता है, PR होता है, ND होता है, और कौन से हैं, एक दो और हैं, CE हो गया, PR हो गया, ND हो गया, इसके साथ साथ TB और DY आ जाता है, TB और DY, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये आपके +4 वाले हो गए, ठीक है। क्या कहा गया है, अगर आप देखोगे सीरियम को Ce+, ठीक है, सीरियम जो है वो अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है वो ज़ीनॉन बन जाता है। तो ये क्या बन गया, स्टेबल हो गया है, ठीक है। वही अगर आप Tb की तरफ देखोगे, Tb+4 को, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख के देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए आपको इनका एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑटोमेटिक लिख लोगे। Tb की अगर बात करें तो Tb+4 कब बन जाएगा, ज़ीनॉन 4f7, यानी कि f ऑर्बिटल जो है वो क्या बन जाएगा, आपका हाफ फील्ड बन जाएगा। और अगर ये हाफ फील्ड हो गया मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो चुका है, ठीक है। वहीं अगर मैं 2 की बात करता हूं तो यहां पर एक यूरोपियन आपका है, ये जाएगा किसमें, Xc4f7 में, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ है, आपका स्टेबल बन चुका है। और इसी के साथ अगर आप YB की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर, Xe4f14, ठीक है। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो +2 और +4 में आपका नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये क्या बन गए हैं, स्टेबल बन चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कि हमारा जो तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट्स बिकम मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ। देखो, अगर तुम कभी भी इस बात को ध्यान से देखोगे,
तो देखो स्कैंडियम से मान लीजिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। स्कैंडियम +2 कितना हो गया, एक तो आर्गन हो गया, और ये कितना रहता है आपका 4s2 3d1 रहता है ना, यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, और ये Mn हो गया, सब +2 में, सब +2 में है ना। देखिए अगर आप यहां पर लिखते हैं तो क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका स्कैंडियम, यहां पर हमने न्यूट्रल के लिख दिया, हमें यहां पर चार्ज वाइज लिखनी पड़ेगी, तो ये 3d1 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बन जाएगा, 3d2 बन जाएगा। वेनेडियम के केस में क्या होगा, आर्गन 3d3 बन जाएगा। आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो पता है, अलग से लिखते हैं हम लोग, थोड़ा अलग होता है। क्या अलग रहेगा, यहाँ पर इसकी क्या हो जाती है, 3d5 होता है, तो आर्गन ये बन जाएगा आपका 3d4, और अगर आप Mn की तरफ जाएंगे तो आर्गन 3d5 बन जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे d ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड से हाफ फील्ड की तरफ जा रहा है, पार्शियली फील्ड से हाफ फील्ड की तरफ जा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि Mn+2 जो है वो एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन चुका है, और अगर ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गया है, अगर ये आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन गया है, तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ गई है, स्टेबिलिटी बढ़ गई है। यही वजह है कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि +2 जो है वो धीरे धीरे स्टेबल बनती जाती है फर्स्ट हाफ में, तो यही रीजन है, क्योंकि वो हाफ फील्ड की तरफ जब अचीव करने लगता है तो वो स्टेबल बनती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक पूरे 1 शॉट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट 1 शॉट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए साइंस एंड फन। थैंक यू सो मच।